हाँ बेटा, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का हाँ बेटा, तो आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 99B है। ठीक है, 99B, 99A कल था, आज 99B आ गया है। तो इस लेक्चर को शुरू कर देते हैं। काफ़ी आसान किस्म का लेक्चर तुम्हें देखने को मिल सकता है आज। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना यह है, कुछ ज़रूरी फॉर्मूले होते हैं, वो तुम्हें पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 99B 31 मई 2023। सबसे पहले यहाँ देख लो ज़रा 3.4 का क्वेश्चन 8, 9, 10, ये तीनों के तीनों सवाल आज 99B में हो जाएंगे। ठीक है, और ये तीनों सवाल होने के फ़ौरन बाद सीक्वेंस सीरीज़ वाले चैप्टर से मैं तुम्हारा टेस्ट लेने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। हो सकता है एक सवाल मिले, हो सकता है 2 सवाल मिले, हो सकता है 3 मिले, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, 3 सवाल हुए, हर सवाल के लिए 5 मिनट का टाइम है। ठीक है, 3 सवाल हुए, मैक्सिमम 15 मिनट में तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा और हाथ के हाथ चेक हो जाएगा, रिजल्ट भी चेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक बात है 3.3, 3.2, 3.1। 3.3 में 1 से लेकर 5 तक सवाल हैं। लेक्चर नंबर 100 जो कि कल वाला लेक्चर होगा उसके अंदर करवा दिए जाएंगे। ये 5 सवाल 3.4, 3.5, 3.6 की बनिस्बत थोड़े से शायद तुम्हें डिफ़िकल्ट लगें। ठीक है, 3.3 वाले। फिर जब 3.2 पे आओगे शायद वो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे। ठीक है, फिर फाइनली जब 3.1 पे आओगे उस टाइम पे सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो ऊपर की, फिर तुम्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में आसानी होगी, लेकिन 3.1 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको आखिर में रखा हुआ है। अच्छा, आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। 2 फॉर्मूले थे ज़रूरी। एक हमने कल की क्लास में सीखा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 2 होता है। कब? जब डायरेक्शन किसकी हो? कोसाइन की। ठीक है, अच्छा, अगर डायरेक्शन साइन की हो तो ये फॉर्मूला नहीं होता। और मज़े की बात सुन लो, कल एक बच्चे ने सवाल किया था, रयान कहाँ बैठा? ठीक है, एक बच्चे ने पूछ लिया था, सर हमने कल वाले क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डायरेक्शन साइन क्यों इस्तेमाल नहीं करा, डायरेक्शन कोसाइन क्यों इस्तेमाल कर लिया? उसका जवाब सुन लेना। जब तक सवाल में लिखा हुआ ना आ जाए डायरेक्शन साइंस, तब तक Fy इक्वल्स टू एफ साइन थीटा को हाथ भी नहीं लगाना। अगर लिखा हुआ आ गया उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे। क्यों? जब वो लिख कर दे रहा है ना, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर सवाल में उसने एक्सेस को बदल दिया। वाई एक्सेस को एक्स पे ले गया, एक्स एक्सेस को वाई पे ले गया। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन है, डायरेक्शन स्टैंडर्ड वाली इस्तेमाल करो, कोसाइन वाली होती है। ठीक है, कोसाइन की डायरेक्शन के हिसाब से फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 2। तो एक और फॉर्मूला होता है जो आज की क्लास में सीख लोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वो फॉर्मूला नहीं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो आइडेंटिटी थी। ये वेक्टर्स के अपने फॉर्मूले डॉट प्रोडक्ट वाले। ठीक है, कोसाइन के। अब चल लेते हैं हम आगे। अच्छा, इत्तेफाक चेक कर लोगे भाई साहब, तुम्हारी पूरे कोर्स में ना फर्स्ट ईयर में डायरेक्शन साइन वाला कोई सवाल ही नहीं है, लिख कर ही नहीं दे रहा। सही है, पेपर में भी आने का कोई इसका चांस नहीं बनता, लेकिन एहतियातन मैंने तुम्हें बता दिया, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखे डायरेक्शन साइन, वहाँ लगेगा Fy इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, सब जगह पे Fx इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा पे जाएंगे, और फिर अगर डायरेक्शन मांगिए तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ये प्रिलिमिनरी मतलब स्टार्टिंग के 3 एंगल्स होते हैं, ये निकाल लिए। इनके बाद सोचो कि टारगेट पे जाना है तो क्या चीज़ बनानी है। जैसे कल वाली आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 2, तो हमने कन्वर्ट किया कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। और अगर हमें ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ करने को मिल जाए तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल स्क्वायर करते, तीनों को ऐड करते, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर कॉस में ही रखते हुए तुम्हारा आंसर निकल जाता। ठीक है, ये आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती। अगर कोई बच्चा घर पे करना चाहे कर लो, तुम्हारी किताब में सवाल बना के नहीं दिया हुआ इसका। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूले का। बहरहाल आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लें। 3.4 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारी किताब में से तुम्हें बताना चाहूँगा कि हाँ भाई 107 पेज नंबर 107, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8। यस, ज़रा क्वेश्चन पढ़ो। इफ मेजर ऑफ 2 ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो 2 डायरेक्शन एंगल तुम्हें दे दिए, तुम्हारी मर्जी
तुम इन एंगल्स को अल्फा बीटा बोलो, तुम इन एंगल्स को बीटा गैमा बोलो, तुम इन एंगल्स को कुछ भी बोल दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक एंगल 45 डिग्री का रखना, दूसरा एंगल 60 डिग्री का रखना। फाइंड मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। अब जो तीसरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा वो बता दो। सॉरी भाई, आजकल बहुत धसका चल रहा है मुझे। पहला एंगल पता है, दूसरा एंगल पता है, डायरेक्शन इसने सवाल में लिख कर दे दिया कि डायरेक्शन इस्तेमाल करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द मेजर ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन का लफ्ज आ चुका है। डायरेक्शन का मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। अच्छा, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्शन ऑफ साइन से करना है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से करना है। आप सिंपल एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा की तरफ जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एफ एक्स लिखने के बजाय हमने डायरेक्टली वो आइडेंटिटी इस्तेमाल करने का फैसला किया जो अभी हमने सीखी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा जो कि 1 होती है, हमने डायरेक्टली इस्तेमाल करी। इससे क्या आसानी हुई हमारे पास वो सुन लेना। जैसे ही हमने वैल्यू रखी, कॉस 45 डिग्री हमें पता है, कॉस 60 हमें पता है, कॉस गैमा यहाँ से थर्ड एंगल निकल जाएगा। हाँ सर, थर्ड एंगल यहाँ से निकल जाएगा। 1 2 3 सारी वैल्यूज रखी, पता लगा कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू निकलने लगी। कॉस स्क्वायर गैमा जब आएगा 1/4 आया, तो जब कॉस गैमा करोगे तो प्लस माइनस में आंसर ब्रेक होगा, लाजमी तौर पे प्लस माइनस में ब्रेक होगा। आइदर दिस या तो एक एंगल 60 डिग्री का होगा या तो ये एंगल 120 डिग्री का होगा। यहाँ पे मैं क्लास को 2 मिनट के लिए रोकूँ। तो बेटा ये देख लो, बराबर में मैं ऑल्टरनेट मेथड पूरा तुम्हें समझा चुका हूँ। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने इस मेथड से कोसाइन वाली आइडेंटिटी लगा के डायरेक्टली सॉल्व किया। गैमा के 2 आंसर आ गए थे, एग्जैक्ट आंसर आए थे, ठीक है। अगर किसी को ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा कि सर हम ज़बरदस्ती वाली आइडेंटिटी क्यों लगाएं, जो हमने कल सीखी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 2, हम वो इस्तेमाल क्यों ना करें। मैंने बोला कर लो भाई, ठीक है। साइन 45 डिग्री का स्क्वायर लिया, साइन 60 का स्क्वायर लिया, साइन स्क्वायर गैमा रखा इक्वल्स टू 2 रखा, सॉल्व करते गए, साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से साइन गैमा की 2 वैल्यूज़ बनी, आइदर एक वैल्यू प्लस में आएगी, आइदर एक वैल्यू माइनस में आएगी। एक वैल्यू को जब प्लस वाली को रखा एंगल आया 60 डिग्री, जब माइनस पर रखा एंगल आया 120 डिग्री। आंसर टैली कर लो भाई, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, तुम इस मेथड से कर लो, कोसाइन वाले से तुम्हारी मर्जी है, तुम साइन वाले से कर लो, दोनों के अंदर। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने कहीं भी एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा नहीं रखा, दोनों के अंदर एक ही चीज़ लगी भी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, जो कि स्टैंडर्ड था, ठीक है। मैंने छेड़ा ही नहीं है, डायरेक्शन और साइन पे लेकर ही नहीं गया हूँ सवाल को। हाँ, ये मुख्तलिफ आइडेंटिटीज थी, दोनों से करके दिखा दिया। ये कर लो या ऑल्टरनेटिव मेथड ये वाला कर लो, दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। बात कर लें ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 की। वर्क डन मालूम कर देना है बाय द फोर्स। फोर्स आपको कितनी दी हुई है, 7i + 9 या -11 के। मूविंग ऑब्जेक्ट को जो मूव हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स दिए मैं, इस बार इसने वेक्टर नहीं दे रहा। बोला भाई पहले वाले कोऑर्डिनेट थे 4 2 7, अब जो मूव हो गया ऑब्जेक्ट वो 6 4 9 पे जाके मूव हो चुका है, ठीक है। ये डी की मूवमेंट बताइए उसने, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, उसकी मूवमेंट है ये। फोर्स आपकी फिक्स्ड है, फोर्स आपकी तब्दील नहीं हो रही, ठीक है। फोर्स में कहीं इसने लिख कर नहीं दिया कि फोर्स न्यूटन में लगी हुई है या न्यूटन या किस यूनिट में लगी हुई है, नहीं बता रहा, ठीक है। आम तौर पर हम क्या करते हैं, जब यूनिट ना दी हुई हो तो आंसर में हम यूनिट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वर्क डन वाले केस में बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे बच्चे भी, इवन मैं भी कई जगह पे जब मैं पढ़ता था, तो यूनिट के बजाय अगर आप वर्क डन पे जूल भी लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूनिट ठीक है, लेकिन प्रॉपर यूनिट इसकी जूल्स है, जूल्स लिख दोगे ज़्यादा इजीली आंसर हो जाएगा। कोई सवाल आ रहा है? सर मैंने एक जगह गलत किया था ना, मैंने वहाँ यूनिट लिखा था उसमें, तो उन्होंने मेरा काट के जूल लिख दिया। ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि सवाल में कहीं नहीं गिवन है, लेकिन ये जब एक टीचर ने तुम्हारे एक सेंटर में काटा है ना, ऐसे हज़ारों टीचर्स हैं जो तुम्हारी कॉपियाँ चेक कर रहे हैं 15-15 रुपये में, ठीक है। उन्हें 15 रुपये मिल रहे हैं तुम्हारी कॉपी चेक करने में, उनके दिमाग में कील ठोक दी वर्क डन की यूनिट जूल है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, ये तो देख लो सवाल में तुमने लिख कर ही नहीं दी यूनिट, तो बच्चे की मर्जी है, वो यूनिट लिखे है जूल लिख के, दोनों ठीक है। वहाँ वो क्या करते हैं, एक नंबर माइनस इस वजह से बिला वजह हो जाता है। इसलिए बेहतर तरीका क्या है, अगर सवाल में वर्क डन के लिए बता रहा हूँ सिर्फ जूल लिख देना,
ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। यूनिट के चक्कर में जूल या जूल के चक्कर में यूनिट, यहाँ पे एक नंबर बच्चे का बिला वजह जाता है। वर्क डन वाला जो भी सवाल करो जूल लिख देना। मैंने इससे पिछले सवाल के अंदर भी जूल लिखा था, ठीक है, फिर उसको काट के मैंने यूनिट कर दिया था। यूनिट किया हुआ है। दोनों लिख देना भाई, इधर इतने यूनिट्स और इतने जूल्स, और जब यूनिट लिखो ना तो आगे वजाहत कर देना डब्बे के अंदर, एज इन गिवन क्वेश्चन यूनिट वाज नॉट प्रोवाइडेड। रीजन दे देना भाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा इधर समझ लें, एक बड़ी अहम चीज़ आ रही है। याद है तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ फॉर्मूले सीखे थे? हाँ भाई, नाम लेके पूछूं, पी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला किसी को याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, जो ए की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती थी बी पे, या बी की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती थी ए पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, हाँ, ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ, स्लैश कह लो, स्लैश कह लो, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अब ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो बी अपॉन ए वाले के अंदर याद करो, जो चीज़ अपॉन में आती थी वही अपॉन में रखते थे। मतलब बी अपॉन है तो अपॉन के अंदर हम जो प्रोबेबिलिटी रखते थे वो पी ऑफ ए की रखते थे, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालते थे तो अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखते थे। बिल्कुल सिमिलरली वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। कहाँ से कहाँ पे मूव हो रहे हो, D1 से D2 पे मूव हुए, ठीक है। फाइनल जो पॉइंट है तुम्हारा वो D2 वाला है, इनिशियल पॉइंट है तुम्हारा D1 वाला। जो D निकालोगे वो कैसे निकलेगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट D2 माइनस D1। देखिए कोऑर्डिनेट इस तरीके से माइनस होंगे। यहाँ बच्चा गड़बड़ी क्या करता है, कोऑर्डिनेट उल्टे ले लेगा, D उल्टा आ जाएगा और फिर उसका आंसर मैच नहीं होगा और वो तबाही मचाने लग जाएगा, ठीक है। तो D2 माइनस D1 किया, कोऑर्डिनेट्स बना लिए। कोऑर्डिनेट्स बनाते ही मैंने पहला काम क्या किया, D का वेक्टर बनाया। वेक्टर D बनाते ही मुझे याद आया भाई वेक्टर F मुझे गिवन है। जब दोनों वेक्टर्स गिवन है, F इंटू डी, F डॉट डी का फॉर्मूला वर्क डन वाला लगाया, डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट लेते ही फाइनल जो तुम्हारा आंसर आया वो इतने जूल्स में आएगा और आंसर दे देना। कोई मुश्किल बात यहाँ तक है भाई? बड़ा आसान हो गया काम, सही है। चलो टेस्ट के करीब करीब आ गए हम, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट वो रिवाइज करवाने की कोशिश करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी या बी स्लैश है, वो क्यों करवाया? प्रोजेक्शन के लिए। एक सवाल कर लेते हैं। आप प्रोजेक्शन निकालनी थी, प्रोजेक्शन के लिए याद है मैंने तुम्हें अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए स्लैश बी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसी किस्म का एक काम है। सर एजाज एकदम क्यों याद आ जाते हैं मुझे कि भाई साहब प्रोजेक्शन वाला सवाल बड़ी डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन वाले ज़्यादातर क्वेश्चन हैं कि उसमें प्रोजेक्शन में आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। अगर A टू B जा रहे हो तो अपॉन में क्या रखना है, अगर B टू A जा रहे हो तो अपॉन में क्या रखना है, बस तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए। ऊपर डॉट प्रोडक्ट आता है, सिंपल सा काम होता है, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालनी है ऑफ A अलॉन्ग B एंड प्रोजेक्शन ऑफ B अलॉन्ग A। पार्ट नंबर 1 में पहले A अलॉन्ग B निकाल रहा हूँ मैं। जब A अलॉन्ग B निकालना है तो जो बाद में उसको अपॉन में रख लिया, किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में, ठीक है। और ऊपर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अपॉन अलॉन्ग विच, अलॉन्ग जो भी है अलॉन्ग वो नीचे आ जाएगा इसमें मैग्नीट्यूड के अंदर। ऊपर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, नीचे हमने मैग्नीट्यूड रखा, सॉल्व किया। कोई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने प्रोजेक्शन निकाली है किससे, किसकी? ए अलॉन्ग बी वाली, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए कहते हैं, फॉर्मूले में देख लो क्या तब्दीली आ गई, ए डॉट बी सेम है। ए अलॉन्ग बी था तो अपॉन में बी था, बी अलॉन्ग ए है तो अपॉन में ए आ गया। बस ये फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, नीचे ए का मैग्नीट्यूड ले लेना और सॉल्व कर लेना। यूनिट यहाँ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पार्ट नंबर 2 में ए अलॉन्ग बी एंड बी अलॉन्ग ए दोनों पार्ट तुम्हें करने हैं, होमवर्क में कर लोगे। एक्सरसाइज 3.6, 3.5, 3.4 होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, क्या क्या तमाम एग्जाम्पल्स। जिन्होंने अब तक नहीं करी कर लो बेटा, सही है, ताकि 3.3, 2, 1 ये रह गई हैं, ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू बेटा। क्लास में आज यहाँ पे रोक रहा हूँ। ये 99B भी तुम्हारी अब शामिल होने लगी यूट्यूब के साथ। थैंक यू बेटा।